कि जो हमारे पैर के अंगूठे हैं उस पर ही गाउट का अटैक आता है। क्या ये ज़रूरी है कि गाउट का जो अटैक है वो पैर के अंगूठे पर ही आएगा या कोई और बॉडी ऑर्गन भी अफेक्ट हो सकता है? तो सबसे ज़्यादा जो हमारा जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो फर्स्ट एमटीपी है, यानी कि जॉइंट जो पैर का अंगूठा है। लेकिन बाकी जॉइंट्स में ही पहली बार अर्थराइटिस हो सकता है, वो भी गाउट हो सकता है। चाहे वो आपका नी हो, चाहे वो आपका हिप हो या कोई और जॉइंट हो, उसके अंदर भी गाउट अटैक हो सकता है। कितना बढ़ जाए यूरिक एसिड तब गाउट का अटैक हो सकता है? होता क्या है, अगर 6.5 से ऊपर जा रहा है यूरिक एसिड तो पेशेंट रिस्क पे रहते हैं गाउट होने के, फर्दर फ्यूचर रिस्क पे रहते हैं कि उनको गाउटी अर्थराइटिस रहेगा। ठीक है, फिर लोगों को लगता है दालें, राजमा इन सब से होता है, नहीं होता है। उनके अंदर प्यूरिन कंटेंट बहुत कम होता है, तो दाल, राजमा, छोले आप मॉडरेशन में ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो अवॉइड करना है डेयरी प्रोडक्ट्स जो हाई फैट वाले हैं, जो क्रीम वाले दूध आते हैं, ये सब आते हैं, वो आप ज़रूर अवॉइड कीजिए। पनीर आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, 50 ग्राम हो गया दिन का, उसको आप बेक करके ले सकते हैं। पेन के अलावा कोई और इससे लक्षण दिखाई देते हैं कि हाँ ये बॉडी में बदलाव हो रहे हैं या साइंस दिखाई दे रहे हैं, मतलब गाउट का अटैक? हाँ, गाउट का डायग्नोसिस नहीं बन पाता तो स्किन में यूरिक एसिड के डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिसको हम टोफाई बोलते हैं। ठीक है, गाउटी टोफाई बोलते हैं। गाउटी टोफाई हमारे कान के आसपास दिखने लग जाते हैं, यहाँ पे आने लग जाते हैं, फिर हमारी उंगलियों में भी गाउट के टोफाई बनने लग जाते हैं। कई बार वो इतने बड़े हो जाते हैं कि स्किन में से ही वाइट वाइट करके यूरिक एसिड निकलने लग जाता है और जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जॉइंट को खोखला कर देते हैं, जॉइंट की जो हालत है वो बुरी कर देते हैं कि हाथ मुड़ते नहीं है, अंगूठा इतना खराब हो जाता है, पैर का अंगूठा मुड़ता ही नहीं है, चलना फिरना इतना मुश्किल हो जाता है, लाइफ डिसेबल्ड सी होने लग जाती है। फिर किडनी के अंदर यूरिक एसिड के स्टोन्स बन सकते हैं। किडनी के अंदर यूरिक एसिड के स्टोन्स बनने से क्या होता है कि पेशेंट को पेट में बहुत दर्द होने लग जाता है। आपको खाने पीने की ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी होती है जो यूरिक एसिड के लेवल को कम करे और गाउट का अटैक दोबारा ना हो, उसके भी खतरे को कम करे। फिर डाइट में जो है अच्छी चीज़ें, होल ग्रेन्स लानी है, ब्राउन राइस हो गया, होल व्हीट हो गया, किनवा हो गया, ये चीज़ आप ले सकते हो। फिर आप सीड्स में चिया सीड्स हो गई, फिर फ्लैक्स सीड्स हो गई, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। फिर आप जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें का जो है आप ले सकते हो। जैसे कई लोग अजवाइन का पानी, नींबू पानी या चेरी जूस पीने लगते हैं, ये सब इफेक्टिव होते हैं? उन्होंने देखा है कि जितना पेशेंट लेमन वाटर पीता है, नमक के बिना, चीनी के बिना, इन चीज़ों के बिना, अगर हाँ इफ़ दे आर ड्रिंकिंग लेमन वाटर तो हाँ यूरिक एसिड कम हो सकता है, चेरी से हो सकता है, क्योंकि चेरी के अंदर फाइबर बहुत होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत होते हैं, तो उससे कम हो सकता है। ठीक है, अजवाइन वाटर से भी ये चीज़ें होती हैं। कि अगर गाउट को लंबे समय तक किसी ने इग्नोर किया तो क्या उनमें जो जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ है वो परमानेंट हो जाती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर गाउट ट्रीट नहीं हुआ तो उसमें क्या होता है कि आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल वहाँ पड़े रहते हैं और वो डैमेज करते रहते हैं। हड्डियों की स्पेस कम होने लग जाती है, जॉइंट का जो स्पेस होता है वो कम होने लग जाता है, तो डिफॉर्मिटी आ जाती है, व्हिच बिकम्स परमानेंट। और वो डिफॉर्मिटी कैसे रिप्रेजेंट करती है? जैसे कि आपका अंगूठा है वो अलग शेप ले लेगा, वो अलग डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, टेढ़ा-मेढ़ा जाने लग जाएगा। उंगलियां जो हैं वो सीधी नहीं होंगी, ऐसे होने लग जाएंगी, रिस्ट की मूवमेंट कम हो सकती है, एल्बो सीधी नहीं होगी, कईयों का कंधा नहीं उठता है। तो ये चीज़ें जो है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव गाउट है, उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है, बहुत सारे गाउटी अर्थराइटिस के बाद अब पूरे जॉइंटों में फैल गया है, तो वो डिफॉर्मिटी ज़रूर करा सकता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जॉइंट में अचानक से ऐसा पेन हो रहा है जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, इसके साथ ही वहां पर सूजन भी हो गई है, रेडनेस भी हो गई है? अक्सर ये गाउट का अटैक होता है। कई लोग गाउट को और यूरिक एसिड को साथ में मिलाकर जोड़ने लगते हैं, लेकिन क्या इन दोनों में सच में कोई कंपैरिजन हो सकता है या नहीं? इन दोनों का कनेक्शन क्या है? इसके अलावा गाउट का जो अटैक है वो क्यों आ जाता है? गाउट की जो प्रॉब्लम है ये क्यों बढ़ने लगे हैं? इसकी वजह से हमारे जॉइंट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इसके लक्षणों को कैसे पहचाना जा सकता है? और खास करके जो आप सभी के मन में सबसे ज्यादा सवाल रहता है कि अगर गाउट हो गया तो इसमें कौन सी खाने की चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं या हम क्या खा सकते हैं सो दैट गाउट के प्रिवेंशन को खुद को बचा सकें? साथ ही हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे क्या बदलाव कर सकते हैं सो दैट हम खुद को, अपनी फैमिली को या अपने आसपास के लोगों को गाउट होने के रिस्क से कम कर सकें? अगर आपके मन में ये तमाम सवाल पनप रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम इस पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के एक्सपर्ट के जरिए, जिसके लिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट एपिसोड में जुड़े हुए हैं डॉक्टर गौरव सेठ, जो कि सीनियर कंसल्टेंट और हेड हैं
इम्यूनोलॉजी और हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट सर्वोदय हेल्थ केयर में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम इसी से करते हैं कि हमारी ऑडियंस को एक बार प्लीज बताइए कि गाउट एग्जैक्टली है क्या। कई लोग इसे हड्डियों की तरह तरह बीमारियां जो होती है, आर्थराइटिस हो गया, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, उससे जोड़ करके देखने लगते हैं। तो एग्जैक्टली हम कैसे समझे कि गाउट क्या है? मैम गाउट एक तरह का अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस एक बड़ा टर्म है, तो गाउट एक उसका यानी कि एक तरह का अर्थराइटिस ही होता है एंड इट इज़ लाइक कि लोकलाइज टू जॉइंट्स। तो उसके अंदर होता क्या है कि पेशेंट्स को जोड़ों के अंदर एकदम से सूजन आ जाती है। तो पेशेंट अगर बैठा है, रात को सो रहा है, तो एकदम से उसका जो पैर का अंगूठा है वो सूज जाता है। उसमें इतना दर्द होता है कि वो रोना निकल जाता है। कई पेशेंट्स का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जॉइंट एकदम रेड हो जाता है। पेशेंट अगर ट्रीटमेंट ले या ना ले तब भी 3-4 दिन में वो ठीक हो जाता है। 3-4 दिन होने के बाद फिर से वो एपिसोड फिर से हो सकता है। अब ये गाउट होता तो यूरिक एसिड की वजह से है। तो जब भी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, तो यूरिक एसिड एकदम से क्रिस्टलाइज़ हो जाता है जॉइंट में। जैसे ही वो क्रिस्टलाइज़ होता है, तो यूरिक एसिड का क्रिस्टल बहुत बड़ा होता है और इम्यून सिस्टम उसको अपना नहीं समझता है तब। अगर वो अपना नहीं समझता, उस पे अटैक करता है और सारी इन्फ्लेमेशन, जितने भी उसके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, केमिकल्स हैं, सब उसी जॉइंट में निकाल के पूरा गाउटी अर्थराइटिस करा देता है और बहुत प्रॉब्लम कर देता है पेशेंट के लिए। आपने कहा कि ये एक टाइप का आर्थराइटिस ही होता है जो जॉइंट्स को अटैक करता है। इसमें बहुत सारे केसेस तो यही देखे गए हैं कि जो हमारे पैर के अंगूठे हैं उस पर ही गाउट का अटैक आता है। क्या ये ज़रूरी है कि गाउट का जो अटैक है वो पैर के अंगूठे पर ही आएगा या कोई और बॉडी ऑर्गन भी अफेक्ट हो सकता है? मैम गाउट का ना थोड़ा 3 स्टेजेस में आता है। पहले तो एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस होता है। एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस का ये मतलब है पैर का अंगूठा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ये नहीं है वो सबसे पहला जॉइंट होगा जो इन्वॉल्व होगा। पैर का अंगूठा इसलिए बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है क्योंकि पैर जो है हमारा नीचे वाला जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी अपर बॉडी जो हमारा मेन एरिया है। तो ठंडेपन की वजह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो फर्स्ट एमटीपी है। यानी कि जॉइंट जो पैर का अंगूठा है। लेकिन बाकी जॉइंट्स में भी पहली बार अर्थराइटिस हो सकता है, वो भी गाउट हो सकता है। चाहे वो आपका नी हो, चाहे वो आपका हिप हो या कोई और जॉइंट हो, उसके अंदर भी गाउट अटैक हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली हमारा पैर का सबसे जो बड़ा अंगूठा होता है वही इन्वॉल्व इम्पैक्टेड है। होता है। ओके। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपने कहा कि गाउट जो है वो अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है शरीर में। कितना बढ़ जाए यूरिक एसिड तब गाउट का अटैक हो सकता है? मैम गाउट का ऐसा कुछ नहीं है कि वो यूरिक एसिड के लेवल्स के साथ है, क्योंकि अगर हम देखते हैं, अगर पेशेंट हमारे पास एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस में आता है, एकदम से जॉइंट उसका इन्फ्लेम्ड है, उसका उसी टाइम यूरिक एसिड करा लें तो कई बार नॉर्मल भी आ जाता है। अच्छा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अगर 6.5 से ऊपर जा रहा है हुँ, यूरिक हुँ। एसिड तो पेशेंट रिस्क पे रहते हैं गाउट होने के, फर्दर फ्यूचर रिस्क पे रहते हैं कि उनको गाउटी अर्थराइटिस रहेगा। हुँ, हो हुँ। सकता है, चांसेस पूरे नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, 5 में से 1 को ये चीज़ हो सकती है। 4 को चाहे नहीं हो, लेकिन 5 में जो एक रिस्क पे हैं उनको गाउटी अर्थराइटिस हो सकता है। लेकिन यूरिक एसिड अगर हम एक्यूट गाउटी फ्लेयर में कराएँ, जब पेशेंट आया है, पैर सुजा के आ गया, उसका यूरिक एसिड ले लें, तो कई बार ये जो होता है 30-40% में यूरिक एसिड ही नॉर्मल आ जाता है। होता क्यों है? क्योंकि सारा यूरिक एसिड जॉइंट में ही पहुँच जाता है। पहुँच जाता है, तो हाँ। ब्लड में वो उतना मिलता नहीं है। यूरिक एसिड जो है, ये भी एक लोगों में मानसिकता ऐसी है कि सिर्फ़ बड़े-बूढ़ों की बीमारी है। आप एक सर्टेन एज क्रॉस कर जाए, लेट्स सपोज़ आप 40-45 साल के हो जाते हैं, तभी आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा और फिर उसी से गाउट से जो जुड़ी बीमारियाँ हैं या इस तरह की परेशानियाँ वो बढ़ती हैं। क्या यंग लोगों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? मैम अपना चीज़ें बहुत बदल गई हैं। हाँ। इन पास्ट डिकेड अपना जो डाइटरी हैबिट्स है, अपना लाइफ़स्टाइल ना बहुत ज़्यादा बदल चुका है। अब जो है हर चीज़ अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है। जंक फूड बहुत ईज़िली अवेलेबल है, मीठा बहुत ईज़िली हुँ। अवेलेबल है। लाइफ़स्टाइल में जो बस हम बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज़ेज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वेट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये देखा गया है 10 इयर्स के अंदर 60% इंक्रीज़ हो गया गाउट के अंदर एंड इट इज़ नॉट लिमिटेड टू मेल्स। पहले होता क्या था, जिनका किडनी फंक्शन खराब है उनके अंदर ही होता था। हुँ, हुँ। अब होता है जिनका किडनी फंक्शन भी नॉर्मल है, ओबीस हो गए हैं, डायबिटिक हो गए हैं, हाइपरटेंसिव हो गए हैं, तो 20-30 साल के लोग दवाइयाँ खा रहे हैं बीपी शुगर की, उनके अंदर यूरिक एसिड अपने आप ही बढ़ने लग जाता है। और ये 20-30 साल, 40-50 जितने भी उम्र के हैं उनके अंदर हो सकता है। बच्चों के अंदर भी हो सकता है अगर फैमिली हिस्ट्री है, उनका कोई एंजाइम डेफिशिएंसी है कि जो यूरिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में ज़रूरी है, हुँ, वो हुँ। डेफिशिएंट है फैमिली के अंदर। हुँ। तो बच्चों के अंदर भी गाउट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर गाउट नहीं हो सकता, लेकिन उनके जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है। लेकिन आने वाले टाइम में तो ऐसा भी लगेगा कि बच्चों के अंदर भी होगा, क्योंकि बच्चे भी अब ओबीस होते जा रहे हैं, उनके अंदर भी डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है, उनके अंदर भी हाइपरटेंशन होता जा रहा है। तो हुँ। यूरिक एसिड इंक्रीज़ होगा एंड वी विल सी किड्स कमिंग विद ये गाउट वाले सिम्पटम्स। कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले टाइम में।
आपने अब तक अपने करियर में कौन से सबसे यंगेस्ट एज वाले लोगों को देखा है जो गाउट से सफर कर रहे हो? मेरे लिए जो सबसे छोटा रहा है वो 16 इयर्स का रहा है, उसका तो 16 साल? फैमिली डेफिशिएंसी था, जो मैंने एंजाइम डेफिशिएंसीज हुँ, बताई थी। लेकिन जो अभी मैं देख रहा हूँ 20 टू 50 इयर्स में तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं विद गाउट अटैक। कोई बैंकिंग में है, कोई मीडिया में है, कोई कहीं पे है एंड दे हैव अ सिटिंग जॉब। हुँ, कुछ कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, नमकीन हो गया, चिप्स हो गया, सब डाल लिया, हुँ, बिस्किट्स ले रहे हैं, बहुत मीठी चीज़ें खा रहे हैं, डाइट पे कोई ध्यान नहीं है, स्ट्रेस की वजह से और दिक्कतें हो रही हैं, एक्सरसाइजेस है नहीं, वॉक करते नहीं है एंड ऑल दीज थिंग्स लीड टू ओबेसिटी, फिर फैट बढ़ना, ये सब होना। तो होते उससे हैं। यूरिक एसिड लेवल बहुत बढ़ता है। हुँ। आपने जो हमें चीज़ें बताई कि बहुत सारे लोग ऐसी प्रोफ़ेशंस में हैं जिनका सिटिंग जॉब है, इस तरह की उनकी लाइफ़स्टाइल ख़राब हो चुकी है। उसी को थोड़ा-सा हम ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं सो दैट हमारी ऑडियंस के लिए ईज़ी हो जाए समझना कि कौन से लोग हैं जो गाउट होने के रिस्क पर हैं। सबसे पहले तो आपने कहा कि जिनकी सिटिंग जॉब्स है, तो जिनकी 9 टू 5 जॉब्स है, बैठने का काम ज़्यादातर है और उनकी लाइफ़स्टाइल वैसी नहीं है कि वो अपनी लाइफ़स्टाइल में अलग से कोई एक्सरसाइज़, एक्टिविटी या वॉकिंग कर रहे हैं। उनमें चांसेस है आउट होने का? बहुत ज़्यादा हो गया मैम। अब हुँ, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज़ जो है ओबेसिटी ही एक कारण है, डायबिटीज़, क्योंकि ओबेसिटी के साथ सब जुड़ा हुआ है। हुँ, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, यूरिक एसिड हो गया, लिपिड्स की प्रॉब्लम हो गई, ये सब जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही आपकी लाइफ़स्टाइल बुरी होती रहेगी, आपका जो खान-पीन है वो अच्छा नहीं रहेगा, आप न्यूट्रिशियस चीज़ें नहीं खाओगे, ज़्यादा जंक पे डिपेंड करोगे, ज़्यादा जो है हेल्थियर ऑप्शन छोड़ के अनहेल्थियर ऑप्शंस पे जाओगे, तो ये सारा ओबेसिटी की तरफ ले जाता है। हुँ, हुँ, और इनएक्टिविटी इनएक्टिविटी होने से और ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ इंसुलिन जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। तो यूरिक एसिड विल अल्टीमेटली इंक्रीज एंड ये गाउटी अर्थराइटिस, किडनी में स्टोन्स होना, किडनी में प्रॉब्लम होना, ये सब होता है। हुँ, बाकी कॉजेज भी होते हैं। अब यूरिक एसिड का अगर मैं कॉजेज की बात करूँ तो उसके अंदर कई होते हैं जो यूरिन को एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो निकल नहीं पाता है किडनी के थ्रू, और कई होते हैं जो यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, वो हाइपर प्रोड्यूसर होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। हुँ, अब इसके अंदर सबसे पहला जो कॉज है वो तो ओबेसिटी है। अब तो ये चीज़ें हो गई कि ओबेसिटी और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इनकी वजह से ही यूरिक एसिड बढ़ता है। अब जैसे किसी को किडनी डिस्फंक्शन है, जैसे किडनी खराब हो जाती है तो उनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो गाउटी अर्थराइटिस उस टाइम पे करा सकता है। अब किडनी डिस्फंक्शन कोई जेनेटिक प्रॉब्लम से हुआ है, डायबिटीज से हुआ है, हाइपरटेंशन से हुआ है या दवाइयों से हुआ है, वो अलग बात है। हुँ, तो किडनी डिस्फंक्शन में क्या होता है कि यूरिन में यूरिक एसिड नहीं निकल पाता है, तो सारा ब्लड में रह जाता है, तो किडनी डिस्फंक्शन एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बाकी कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि हम दवाइयाँ लेते हैं, कई बार दवाइयों से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जैसे कि कई हाइपरटेंशन वाले मरीजों में हम थायाजाइड्स बोलते हैं, थायाजाइड्स करके दवाइयाँ देते हैं, तो वो यूरिक एसिड बढ़ाती हैं, उससे भी गाउट हो सकता है। हुँ, ठीक है, फिर जो है सोरियासिस करके बीमारियाँ होती हैं, सोरियासिस में यूरिक एसिड बढ़ता है, वो भी अर्थराइटिस कराता है, उसका अर्थराइटिस का कारण अलग होता है। हुँ, बाकी कैंसर कीमोथेरेपीज, अब हम कैंसर की दवाइयाँ देते हैं तो एकदम से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये सारे सेकेंडरी कॉजेस होते हैं, इसके अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। बनता तो ये नहीं है कि यूरिक एसिड तो एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम तो है ही, वो एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम तो है ही, हुँ, लेकिन हुँ, कई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनके अंदर ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है या तो बहुत ही अंडर एक्सक्रीशन हो रही होती है, तो ये अलग कॉजेज होते हैं। लेकिन सबसे पहला जो कॉज मैं बोलूँगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिलता जब भी हम पेशेंट से पूछते हैं, ना उनको कोई किडनी डिस्फंक्शन हो रहा होता है, ना उनका कोई ओवर प्रोडक्शन हो रहा होता है, ना उनको कोई कैंसर होता है, जो हम देखते हैं उनका वेट देखते हैं और जो उनका लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ही वो यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है। सिर्फ तो मोस्ट लाइफ़स्टाइल के कॉमन कारण। कॉज तो यही है कि लाइफस्टाइल इज द हुँ, मेन थिंग विच इज लीडिंग टू ऑल दीज प्रॉब्लम। पहले यूरिक एसिड इतना नहीं था। पहले पेशेंट जो लोग होते थे वो मेहनत मजदूरी करते थे, काम पे हुँ, जाते थे, फार्मिंग करते थे, ये सब चीज़ें करते थे। अब जैसे-जैसे अर्बनाइजेशन आती जा रही है और ज़्यादा लोग जो है ऑफ़िस के अंदर बंद हो रहे हैं, बैठे हुए हैं, चलना-फिरना नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, काम करना है, 9 टू 5, 9 टू 9 ये चले जा रहा है। सैटरडे संडेज़ भी काम हो रहे हैं, बिल्कुल भी अपनी तरफ ध्यान नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, खाना-पीना जो है वो आँख बंद करके खा रहे हैं। तो दीज़ काइंड ऑफ प्रॉब्लम आर लीडिंग टू इंक्रीज़ ऑफ दीज़ disorders, maybe gout, diabetes, hypertension, lipid problems, stroke, cardiovascular risk, heart attacks, all those things will increase if हुँ, nothing is done from the patient end or doctor's end, because ये चीज़ें अब बढ़ेंगी, ये कम बिल्कुल, नहीं हो रही है अभी। एग्ज़ैक्टली। अगर यूरिक एसिड में डाइट का रोल समझना हो तो हमारे पास कुछ फूड आइटम्स की लिस्ट है, आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये यूरिक एसिड या गाउट होने के चांसेस को बढ़ाते हैं या नहीं? जैसे पालक खाने से कहा जाता है कि इससे दिक्कत हो सकती है। नहीं है मैम, ये बहुत बड़ा मिथ है जो हुँ, लोगों के मन में डाला हुआ है, पालक से कभी यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। ठीक है। ठीक है, पालक बहुत अच्छा फाइबर सोर्स है, वो यूरिक एसिड कम करने में भी हेल्प करता है। तो पालक इज़ गुड फॉर डिक्रीजिंग द यूरिक एसिड आल्सो बिकॉज़ इट्स अ गुड फाइबर सोर्स आल्सो। हुँ, पालक के अलावा मशरूम को भी कहा जाता है कि मशरूम भी ऐसा है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है और फिर गाउट का अटैक आ सकता है। नहीं मैम, मशरूम से नहीं बढ़ता है, मशरूम्स जैसी चीज़ों से नहीं बढ़ता है ये चीज़ें, ठीक है? हुँ, मशरूम हो गया, पालक हो गया, दैट डज़न्ट लीड टू हाइपरयूरिसीमिया, ये एक और मिथ है। मशरूम डज़न्ट लीड टू दीज़ काइंड ऑफ इंक्रीज़ इन यूरिक एसिड। चुकंदर भी?
चुकंदर भी, वो भी बहुत सेफ है, वो भी पेशेंट्स ले सकते हैं, उनको यूरिक एसिड से लिंक ना करें प्लीज। ठीक है, ओके। ऐसे ही जितने भी हाई पोटेशियम वाली चीज़ें रहती है, जैसे कि कई बार लोग केला, कोकोनट वाटर इन सबको भी लिंक करके देखते हैं कि इसको ज़्यादा खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है और फिर शायद गाउट का अटैक नहीं आने के नहीं मैम, ये चांसेस चीज़ें रहते हैं। नहीं है, हुँ, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये हुँ, बिल्कुल मिथ्स है कि मशरूम, केला, कोकोनट वाटर, पोटेशियम वाली चीज़ें ये यूरिक एसिड बढ़ाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हुँ। बिल्कुल और भी नहीं है। प्रोटीन का कितना रोल है? क्योंकि यूरिक एसिड में हाँ, बोला अब मैं जाता है प्रोटीन प्रोटीन पे रिस्ट्रिक्ट बोलना करता है। चाहूँगा, प्रोटीन एक यूरिक एसिड का सोर्स हो सकता है, हुँ, क्योंकि जिन चीज़ों के अंदर प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा हैं, हुँ, जो हाई प्यूरिन सोर्स हैं जिसके अंदर, जैसे कि आपका ऑर्गन मीट हो गया, रेड मीट हो गया, हुँ, जैसे कि आपका मटन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो उसके अंदर प्यूरिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो यूरिक एसिड उन चीज़ों से बढ़ता है, हुँ, ठीक है? साथ ही साथ अल्कोहल और बियर, हुँ, तो अल्कोहल के अंदर जो है वो भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, तो हुँ, ये चीज़ें यूरिक एसिड बढ़ा सकती हैं, ठीक है? फिर आता है आपका मीठी चीज़ें, शुगर वाली चीज़ें, हुँ, ठीक है? अब शुगर ड्रिंक्स हैं, किसी भी चीज़ में आप शुगर डाले जा हुँ, रहे हो, हुँ, ठीक है? बाकी आप समझ ही सकते हो, जैसे जूसेस हैं उसके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हुँ, होती हुँ, है, हुँ, ठीक है? जो हम एडेड शुगर डाल देते हैं ऊपर हुँ, से, उससे जो है यूरिक एसिड एकदम से शूट करने लग जाता है। फिर आपका सी फूड है, ठीक है? सी फूड में भी जैसे आप फिशेस होती हैं, जैसे मैकरल हो गया, टूना हो गया, हुँ, श्रिम्प्स हो गए, लॉबस्टर हो गए, मसल हो गए, फिर आपके स्कैलप्स हो गए, तो इन चीज़ों से यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है? फिर आपकी एरेटेड ड्रिंक्स हो गई, एरेटेड ड्रिंक्स के अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी वजह से भी जो है यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है, हुँ, हुँ, ठीक है? और बाकी जो है मॉडरेशन में आप एग ले सकते हैं, एग के अंदर प्यूरिन इतना ज़्यादा नहीं होता नहीं है, होता। तो 1-2 एग आप ले सकते हो। चिकन अराउंड 100 टू 150 ग्राम्स आप ले सकते हो, उसको मॉडरेशन में ले सकते हो, ज़्यादा लेने से हाँ प्यूरिन मात्रा बढ़ जाती है चिकन के अंदर, तो हुँ, उतना हुँ, नहीं लेना है। 100 टू 150 आप वेइ करके खा सकते हैं, ठीक है? सारी फिश में से आप जो है रोहू, हुँ, अगर रोहू है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, उसके अंदर प्यूरिन काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू सी फूड वाली जो हमारी फिशेज़ हैं। तो रोहू का यूज़ कर सकते हैं, कैटफिश का यूज़ कर सकते हैं, जो पेशेंट को अच्छा लगता है, तो वो थोड़ा मात्रा में ले सकते हैं, ठीक है? फिर लोगों को लगता है दालें, हाँ, राजमा इन सब से होता है, नहीं होता है, उनके अंदर प्यूरिन कंटेंट बहुत कम होता है। हुँ, तो दाल, राजमा, छोले आप मॉडरेशन में ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है? अब आपको जो अवॉइड करना है डेयरी प्रोडक्ट्स जो हाई फैट वाले हैं, जो हाँ, क्रीम वाले दूध आते हैं, ये सब आते हैं, वो पनीर आप ज़रूर वगैरह। अवॉइड कीजिए। हुँ, पनीर आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, 50 ग्राम हो गया दिन का, अच्छा, उसको आप उतना बेक ले करके ले सकते हैं। सकते हैं। लो फैट पनीर अब ऑप्शंस आ गई हैं, वो हुँ, आप ले सकते हैं, ठीक है? ग्रीक योगर्ट थोड़ा बहुत आप अपनी डाइट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है? और फ्लैक्स सीड्स हो गया, फिर चेरीज़ हो गई, फिर नट्स हो गए, चिया सीड्स हो गई, ये आप ले सकते हैं अपनी डाइट्स के अंदर, हुँ, ये हुँ, बहुत सही रहते हैं। ऑयल के अंदर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसमें जो है यूरिक एसिड जो है वो कम रहता है। ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे यूरिक एसिड कम रहता है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें करके, और पानी बहुत ज़रूरी है। पानी, हाइड्रेशन। पानी आप जो है 8 से यानी कि 10 से 12 ग्लास रोज़ जो है रोज़ पीने हैं, हुँ, जिससे कि आपका जो हाइड्रेशन है और यूरिक एसिड जो है किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता रहे। तो वो पानी पीना, हाइड्रेशन रखना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हुँ, बाकी जो है होल ग्रेन्स खाएँ, जैसे आप मैदा वाली चीज़ें खाते हैं ना, हाँ, हाँ, पिज़्ज़ा, बर्गर्स ये सब हैं, बिल्कुल मैदे से मैदा। होते हैं, तो वो चीज़ें यूरिक एसिड बढ़ाती हैं। तो जितना भी जंक है, बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ाज़ हो गए, ये सब हो गए, वो चीज़ें अवॉइड कीजिए, फ्राइड चीज़ें अवॉइड कीजिए। लेकिन जितनी होल ग्रेन्स हैं, हुँ, जैसे कि आपका ब्राउन राइस हो गया, फिर होल व्हीट की चीज़ें हो गई, फिर आपका किनवा हो गया, हुँ, हुँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई, दलिया हो गया, तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं, उससे यूरिक एसिड इतना नहीं बढ़ता है। बाकी इन चीज़ों से जो मैं बता चुका हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो जितना आप फ्रेश रखें, हेल्दी रखें, सारी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, और बाकी आप फ्रूट सारे ले सकते हुँ, हैं। हुँ, चेरीज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए अपनी डाइट में, चेरीज़ से जो है आपका यूरिक एसिड ड्रॉप होता है। तो ये होता है। सारी चीज़ें हैं जो हेल्पफुल हैं, और इससे पेशेंट अपना एक डाइट प्लान रोज़ का बना भी सकता है। परफेक्ट। तो आपने हमें डाइट में बहुत ही अच्छे से बतला दिया कि कौन-सी चीज़ें खानी है, कौन-सी चीज़ें नहीं खानी है। अगर हमें गाउट के अटैक के कुछ ऐसे साइन्स समझने हों, कई बार लोग ऐसे साइन्स लेकर के आते हैं कि अंगूठे में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। पेन के अलावा कोई और ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि हाँ, ये बॉडी में बदलाव हो रहे हैं या साइन्स दिखाई दे रहे हैं मतलब गाउट का अटैक है? हाँ, अब गाउट ना, ये हम सोचते हैं कि ये सिर्फ़ जोड़ों तक हुँ, सीमित है। ऐसा नहीं है, हाँ, ठीक है, पैर का अंगूठा हो गया। अब मैं अगर अच्छे से समझाऊँ तो गाउट जो है ना, पहले अटैक्स के थ्रू होता है। धीरे-धीरे अटैक्स होते हैं, 3-4 दिन के अटैक्स होते हैं, पैर का अंगूठा पकड़ लेते हैं, 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद उसी जॉइंट में अटैक होगा या दूसरे जॉइंट को पकड़ हुँ, लेगा, हुँ, ठीक है? फिर ऐसे एक साइकिल सी बन जाती है, फिर 4-5 महीने में दूसरा जॉइंट, फिर धीरे-धीरे करके सारे जॉइंट्स में आ जाता है। लेकिन ये जॉइंट्स के साथ-साथ ना, अगर गाउट का डायग्नोसिस नहीं बन पाता है, तो स्किन में यूरिक एसिड के डिपॉज़िट होने लग जाते हैं, जिसको हम टोफाई बोलते हैं।
ठीक है, गाउटी टोफाई बोलते हैं। गाउटी टोफाई हमारे कान के आसपास दिखने लग जाते हैं, यहाँ पे आने लग जाते हैं, फिर हमारी उँगलियों में भी गाउट के टोफाई बनने लग जाते हैं। हम्म। कई बार वो इतने बड़े हो जाते हैं कि स्किन में से ही व्हाइट व्हाइट करके यूरिक एसिड निकलने लग जाता है और जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा। जॉइंट को खोखला कर देते हैं, जॉइंट की जो हालत है वो बुरी कर देते हैं कि हाथ मुड़ते नहीं है, अंगूठा इतना खराब हो जाता है, पैर का अंगूठा मुड़ता ही नहीं है, मुड़ता चलना नहीं। फिरना इतना मुश्किल हो जाता है, लाइफ डिसेबल्ड सी होने लग जाती है। फिर किडनी के अंदर यूरिक एसिड के स्टोन्स बन सकते हैं। हम्म। किडनी के अंदर यूरिक एसिड के स्टोन्स बनने से क्या होता है कि पेशेंट को पेट में बहुत दर्द होने लग जाता है। जैसे हम कहते हैं ना रीनल कैल्कुलाई, जैसे कोलिक पेन होता है। कोलिक पेन मतलब एकदम से पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि बहुत तेज दर्द हो रहा है। अल्ट्रासाउंड कराओ, यूरिक एसिड देखो, यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा देखो तो पता चल जाता है कि हाँ यूरिक एसिड के स्टोन्स हो गए हैं। हम्म। बाकी जो है किडनी में भी डिपॉजिट हो जाता है। अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है तो किडनी के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है, सीधा किडनी डिसफंक्शन करा देता है कि एक्यूट किडनी फेलियर हो जाता है, यूरिन आना कई बारी बंद हो जाता है, तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। बाप रे, लेकिन इतना ये चीज, डेंजरस होता हाँ, है। एक्यूट किडनी फेलियर जो होता है, जैसे कि हम कैंसर वाले मरीजों को देखते हैं, हम्म। जैसे लिम्फोमा, लुकीमिया, उनके अंदर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। हम्म। जब उनको कीमोथेरेपी देते हैं तो यूरिक एसिड और ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम्म। ऐसे मरीजों के अंदर यूरेट नेफ्रोपैथी होती है। नॉर्मली पेशेंट जॉइंट्स के साथ, टोफाई के साथ या यूरिक एसिड के स्टोन के साथ लिमिटेड ये चीजें हो सकती हैं। तो ये जॉइंट तक सीमित नहीं है, बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करता है। इन्वॉल्व करता है। अगर गाउट का अटैक आता है तो आपने जैसे कहा कि इंसान एकदम रोने की हालत पर हो जाता है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है दर्द। कुछ ऐसे टिप्स जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे कि अगर गाउट का अटैक आ रहा है तो उससे राहत पाने के लिए उस दर्द से कुछ चीजें वो कर सकते हैं घर पर ही? मान लीजिए अगर अटैक आ गया तो हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं है। देखो मैम, अगर कहीं पे भी अटैक होता है, जैसे नी में अटैक आ गया, हम्म। तो थोड़ा अपना लिम्ब को एलिवेट कर लीजिए। हम्म। ठीक है, साथ में थोड़ा कोल्ड कंप्रेशन स्टार्ट कर लो, यानी आइस कंप्रेशन हो गया, आइस रख लो वहाँ पे। ठीक है, अगर आपका किडनी फंक्शन ठीक है, अगर आपने कभी नहीं कराया, चलो आप पेन किलर्स कभी कभी ले सकते हो। अगर आपका किडनी फंक्शन ठीक है तो आप पेन किलर ले सकते हो और अगले दिन अपने डॉक्टर से जरूर मिलना है। लेकिन अगर किडनी फंक्शन ठीक नहीं है, हम्म। ठीक है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उस समय कैसी दवाइयाँ देनी है, कैसे देना है, वो एक डॉक्टर ही बता बता पाएगा। पाए। बट अगर आप घरेलू नुस्खे की बात करोगे तो आइस पैक करना बहुत सही है। अपने लिम्ब को एलिवेट कर लीजिए। जिस हाथ में दर्द हो रहा है, अगर हाथों में भी दर्द हो रहा है तो उसको उसी पोजीशन में रखें, ज़्यादा स्ट्रेच मत करें। अगर यहाँ सूजन हो गई है तो उसको खोलने की कोशिश ना करें। जैसा वो जॉइंट ने पोजीशन ले लिया, ले लो, बस उसको आइस पैक वहाँ पे रख दो। हम्म। और पेन किलर्स अगर घर पे पड़ा है तो एक दिन ले लो, फिर अगले दिन जाके अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलो। हुँ। आपने ये चीज़ें जो बताई हमें, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए हेल्पफुल होंगी। गाउट का ये जो अटैक है, इसके एपिसोड्स कितनी बार रिपीटेडली होते रहें तब हमें समझ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है? क्योंकि कई लोग जैसे 1 एपिसोड हुआ, 2 हुआ, महीने में 2 बार, इग्नोर कर देते हैं कि चलो ऐसे ही होगा। लेकिन फ्रीक्वेंटली कितनी बार ऐसे गाउट अटैक के एपिसोड्स हो रहे हैं तो हमें थोड़ा-सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। मैम, अगर साल में 2 से या 2 से ज़्यादा हो रहे हैं तो हमको अलर्ट रहना चाहिए, तब हमको यूरिक एसिड की दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए। साल में 2 बार ही? साल में 2 बार। हुँ। अगर साल में अगर 2 अटैक हो गए या 2 से ज़्यादा हो गए हैं तो यूरिक एसिड का दवा चल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बार-बार अटैक होगा तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर जॉइंट डैमेज हो जाता है, जॉइंट में इरोजन्स आ जाती हैं। हुँ। तो ये जो है गाउटी अटैक के लिए ये ज़रूरी है कि 2 ज़रूरी से है। 2 से, अगर हाँ 2 से कम हुए, साल में 1 ही बार हुआ है तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज करके हम देख सकते हैं। हुँ, हुँ। उस टाइम जो है हमको यूरिक एसिड की दवाई नहीं देनी है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो दवाइयों से हो या वैसे हो। दवाइयों के साथ में क्या लाइफ़स्टाइल में भी बदलाव करने होते हैं कि आपको खाने-पीने की ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी होती है जो यूरिक एसिड के लेवल को कम करे और गाउट का अटैक दोबारा ना हो, उसके भी खतरे को कम करे? हाँ मैम, क्योंकि अब जो गाउट है ना वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हुँ। बाकी अर्थराइटिस जो होते हैं वो ऑटोइम्यून डिजीज है, हुँ। ठीक है, लेकिन जो ये हमारा गाउट है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल का मतलब है कि आपका लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है कि आपका इस लेवल पे आ गया कि आपका यूरिक एसिड बढ़ने लग गया है। तो अब मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं वो ओवरवेट होते हैं, उनका बीएमआई बहुत हाई होता है, वो 20 की लेवल पे चले जाते हैं, हुँ। तो इनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। तो उसी को कम करने के लिए सबसे पहले तो आप अल्कोहल बंद करो, स्मोकिंग बंद करो, ठीक है, अच्छी डाइट लो, ज़्यादा जंक फूड पे मत डिपेंड करो, मैदे वाली चीज़ों पे, प्रोसेस्ड चीज़ों पे मत जाओ, हुँ। ठीक है, चीनी का कंटेंट कम करो, गुड़ खांड बोलते हैं, गुड़ खांड खाओ, उससे नहीं चीनी बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है, गुड़ खांड सेम से नहीं भी होता बहुत सब। सेम चीज़ें होती हैं। हुँ। तो वो चीज़ें भी लेवल्स को बढ़ाती हैं, ओबेसिटी को बढ़ाती है, तो वो चीज़ों को कम रखो। साथ ही साथ है तो अपनी जो हाइड्रेशन है उसको इम्प्रूव करो, एक्सरसाइजेस लाओ अपने, जो पसंद है आपको, रनिंग पसंद है, वॉकिंग पसंद है, जिमिंग पसंद है, योगा है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, कुछ भी पसंद है वो ज़रूर करो, ताकि आधा पौना घंटा करो। थोड़ा जो है मसल ट्रेनिंग भी आप ज़रूर करो, अपनी लाइफ में ज़रूर लाओ, क्योंकि अगर आपका मसल ज़्यादा होगा तो उससे भी यूरिक एसिड कम होने लग जाता है। हुँ, हुँ। जितना फैट ज़्यादा होगा उतना ही इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा और उतना ही वो प्रॉब्लम करेगा। डाइट के अंदर जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑर्गन मीट, रेड मीट, सी फूड, फिर आपका एरिएटेड ड्रिंक, शुगर वाली ड्रिंक्स, फिर बियर, कम अल्कोहल, ये करना सब है इसको। कम करना है। फिर डाइट में जो है अच्छी चीज़ें, होल ग्रेन्स लानी है, ब्राउन राइस हो गया, होल व्हीट हो गया, किनवा हो गया, ये चीज़ आप ले सकते हो।
फिर आप सीड्स में चिया सीड्स हो गई, फिर फ्लैक्स सीड्स हो गई, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। हम्म, फिर आप जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें का जो है आप ले सकते हो। बाकी आप जो है थोड़ा लो फैट मिल्क, ये सब जो होता है, जो फैट में कम रहे, वो वाले हम्म, मिल्क प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। कॉटेज चीज़ थोड़ा ले सकते हो, अंडा ले सकते हो, 1-2 अंडे खा सकते हो, 100 ग्राम चिकन ले सकते हो। तो ये सब आप अपनी डाइट में ज़रूर इन्वॉल्व कर सकते हो। आप फिश लवर हो तो रोहू का इस्तेमाल कर सकते हो। हम्म, बाकी जो फिशेज़ जैसे कि आपका मैकरल, टूना, ये सब में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड होता है, तो वो यूज़ नहीं करना है, ठीक है? बाकी रोहू का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये चीज़ें अगर आप नॉन-वेज की तरफ भी जा रहे हो, चिकन थोड़ा बहुत, अंडा और रोहू, ये सब खा आप सकता है। ले सकते हैं। यूरिक एसिड का लेवल कितना कम हो जाए या कितने नॉर्मल रेंज में आ जाए तो दवाइयाँ आप लोग एडवाइस करते हैं कि अब बंद कर दो, सिर्फ लाइफस्टाइल ही ठीक रखो तो गाउट का अटैक दोबारा नहीं आएगा? हम टारगेट करते हैं कि यूरिक एसिड 6 से नीचे आ जाए। अगर हम्म, 6 के नीचे भी हमको अटैक हो रहे हैं तो 5 तक हम ले जाते हैं, ताकि उसका जो है यूरिक एसिड के अटैक बार-बार ना हो। हम्म, लेकिन हम और चीज़ें भी देखते हैं, हमको यूरिक एसिड के स्टोन्स देखने होते हैं, हमको जैसे मैंने बताया था स्किन में टोफाई देखने होते हैं, हम्म, वो भी ठीक हो जाने चाहिए। अगर वो 1 साल तक ठीक हो गए हैं, बिल्कुल कोई भी अटैक नहीं आया है, तो हम दवाइयाँ भी रोक सकते हैं। हम्म। क्या इसमें ऐसा होता है डॉक्टर कि कुछ एक्सरसाइजेस की भी मनाही हो जाती है क्योंकि जॉइंट्स में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो कई लोग जो है सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, उठ नहीं बैठ पाते या ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, तो आप लोग मना कर देते हैं या आप लोग एडवाइस मैम जिस करते हैं? टाइम पेन है, जिस हुँ, टाइम पेन बहुत ज़्यादा है, उस टाइम अवॉइड कीजिए, लेकिन हुँ, 3-4 दिन में जब गाउट का अटैक ठीक हो जाता ठीक है, है। यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग एक्सरसाइजेज़। तो एक हुँ, डिसिप्लिन रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है लाइफ में, लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा रखना है, सोच समझ के खाना है, जो आप चीज़ें खा रहे हो, खा क्या रहे हो। खा रहे हो, वो दिमाग में रखो, बिकॉज़ कैलोरीज़ अगर ज़्यादा लोगे, कैलोरीज़ अगर ओवर्स होंगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हुँ, फैट को कम करना और मुश्किल होता रहेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ता रहेगा, बीपी और बढ़ता रहेगा, लिपिड्स लेवल और और हाई बढ़ते होते रहेंगे, जाएँगे। तो रेंज ये होंगे। सारी चीज़ें सारी जुड़ी हुई हैं, एक साइकिल सी बन जाएगी, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू उसको हुँ, तोड़ने के लिए। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, ओबीज़ हैं या कोलेस्ट्रॉल डिरेंज हैं, ये सारे लोगों जो हैं, क्या इनमें रिस्क है कि इनमें गाउट होगा ही होगा? हाँ मैम, बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि जो है जितने भी हम ओबीस होते रहते हैं, उतना फैट, उतना एडिपोज टिश्यू जो हमारा हुँ, पेट पे, थाइस पे, बटक्स पे, ये सारा इकट्ठा होने लग हुँ, जाता है। दीज आर बैड फैट। बैड फैट का मतलब है कि एडिपोज टिश्यू जो है फिर प्यूरिन यूज करता है मेटाबॉलिज्म के लिए, और इसके यूरिक एसिड बहुत ज्यादा लेवल्स पे आता है। हुँ, यूरिक एसिड ऐसा देखा गया है, जब एवोल्यूशन की बात करते हैं, इंसान खड़ा कैसे हुआ था? इंसान खड़ा हुआ था क्योंकि इंसान यूरिक एसिड बनाने लग गया था। हुँ, तो उसका बीपी एक नॉर्मल रेंज में आ गया था, ताकि वो खड़ा हो खड़ा जाए। हो जाए। अगर यूरिक एसिड हमारी बॉडी में नहीं होता तो हम क्रॉल ही करते या लेटे ही रहते। अच्छा। हाँ, तो यूरिक एसिड का लेवल चाहिए खड़े रहने के लिए, लेकिन यूरिक एसिड अगर ज़्यादा लेवल पे जाता है, तो जो हमारी आर्टरीज़ हैं वो हुँ, हुँ, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर हम जब भी नापते हैं तो बड़ा ही आता है। ठीक है? तो जब भी ब्लड प्रेशर की बात होती है तो यूरिक एसिड के साथ उसका एसोसिएशन है। हुँ, ठीक है? अगर आप एक्टिविटी करने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं, एक्सरसाइज़ेज़ करने लग जाते हैं, अच्छी डाइट लेने लग जाते हैं, आपका वेट कम होने जाता है, तो आपका यूरिक एसिड भी कम होगा, आपका डायबिटीज़ भी कम होगा, आपका हाइपरटेंशन भी कम होगा, आपके लिपिड्स भी कम होंगे। ठीक है? तो लाइफ़स्टाइल, अब गाउट एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ़स्टाइल वाली बीमारी बन चुकी है। हाँ, तो लाइफ़स्टाइल ठीक तो करेंगे तो हो लाइफ़स्टाइल जाएगा। बहुत अच्छा करना है मैम। आपको अगर ऑफ़िस में जिम है तो आप ज़रूर जाओ, टाइम मिलता है तो जाओ। सुबह आधा पौना घंटा अपने आप को देना ही देना है, हुँ, अपने आप को सोचना है कि आज मुझे ये चीज़ें करनी है। आपको डिसिप्लिन लाइफ़ जीना पड़ेगा, चाहे मूड ऑफ है, मूड अच्छा है, जो भी है। हुँ, बिकॉज़ नहीं करने का मन है तब भी जाना ही है। क्योंकि बिल्कुल। वो अगर हेल्थ है तब, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब क्या कहते हैं, जब हेल्थ इज़ बहुत सारी वेल्थ है। प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? लेकिन एक बार हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए तो सिंगल ही प्रॉब्लम होती है। हुँ, ठीक है? फिर हेल्थ के पीछे ही आप भागोगे। बट यस। एक टाइम होता है जब आप हेल्थ पे वर्कआउट करने लग जाओगे ना, देन इट बिकम्स, तो वो चीज़ें बचपन से ही शुरू हो जानी हुँ, चाहिए। हुँ, पेरेंट्स के थ्रू ही आ जाना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। आजकल तो बच्चे भी बाहर नहीं जाते हैं खेलने के लिए, ये हो गया, पॉल्यूशन और बढ़ गया है, तो ये दिक्कतें भी और ज़्यादा बढ़ेंगी फिर। बिल्कुल। अच्छा, किडनी से क्या रिलेशन है गाउट का? कि अगर गाउट है किसी को, तो उनकी किडनी इस तरीके से इम्पैक्ट हो जाती है कि किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं? मैम किडनी फेलियर में होता है, अगर किडनी फेलियर फेलियर आपका रिवर्सिबल है, ठीक है, हुँ, तो यूरिक एसिड उस टाइम पे बढ़ सकता है। अगर किडनी फेलियर रिवर्स हो जाता है तो वो चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं, यूरिक एसिड गिर जाता है। लेकिन जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ मतलब क्रिएटिनिन बढ़ा ही रहता है। अब डायबिटीज़ की वजह से खराब हुआ है, हाइपरटेंशन की वजह से खराब हुआ है, दवाइयों की वजह से हुआ है, तो उसका फंक्शन
वापस नहीं आ पाता है, तब यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है कि अंडर एक्सक्रीशन यूरिन में यूरिक एसिड निकलता नहीं है, तो किडनी वाले डिस्फंक्शन में तो ये चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। यूरिक एसिड बढ़ता है तो गाउटी अटैक्स बढ़ने लग जाते हैं। तो जितने ओल्डर मेल्स हैं उनके अंदर ये दिक्कतें बहुत आती हैं, फीमेल्स के अंदर भी आती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। लेकिन यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू किडनी डिस्फंक्शन, क्योंकि वो किडनी में स्टोन्स बना सकता है, वो किडनी के अंदर डिपॉजिट हो सकता है, एंड दैट इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल कॉज जो किडनी डिस्फंक्शन को ठीक कर सकता है। अगर हम यूरिक एसिड को कंट्रोल कर रहे हैं तो किडनी डिस्फंक्शन अगर वो यूरिक एसिड स्टोन्स की वजह से तो वो भी नॉर्मलाइज हो जाता है। गाउट को पहचानने के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट है जो हम करा सकते हैं जानने के लिए कि हाँ कहीं हमें गाउट तो नहीं डेवलप हो रहा है? देखो मैम, गाउट एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे हम बात कर चुके हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम यूरिक एसिड लेवल कराते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है हमको बाकी चीज़ों के लिए देखना है कि पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है, तो हम उसका ब्लड शुगर देखते हैं, फास्टिंग कराते हैं, फिर पोस्ट प्रैंडिल कराते हैं, 2 घंटे बाद वाली शुगर कराते हैं। देन वी लुक इनटू HbA1c कितना है, लिपिड प्रोफाइल कैसा है, पेशेंट का बीपी नापते हैं। फिर उसके साथ यूरिक एसिड का पेन है कि नहीं है उसको प्रूव करने के लिए कई बार हमको नी को, जैसे नी में फ्लूइड भर गया तो उसको एस्पिरेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम एस्पिरेट करते हैं उसको यूरिक एसिड की टेस्टिंग के भेजते हैं, तो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी में हमको यूरिक एसिड के अगर क्रिस्टल्स दिख जाते हैं तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को डेफिनेट गाउट है। साथ ही साथ एक्सरेज में कई बार गाउट का पता चल जाता है। अगर उसमें इरोजन क्लासिकल गाउट की है तो हम बना सकते हैं डायग्नोसिस ये गाउट हो सकता है। कई बार हम अल्ट्रासाउंड की यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में भी हम गाउट का डायग्नोसिस बना सकते हैं। और एक डुअल एनर्जी CT करके होता है, वो एक नई मोडालिटी है, उससे भी हम गाउट का डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो इन बेसिस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं और बाकी चीज़ों को भी कवर करते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है, किडनी डिस्फंक्शन तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, डिसलिपिडीमिया तो नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ी बीमारी है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपने यूरिक एसिड के टेस्ट के लिए बोला, ये ब्लड टेस्ट के थ्रू ही हो जाता है? हाँ, ये ब्लड टेस्ट के थ्रू ही हो जाता है। और ऐसा मैंने पहले ही बताया कि जैसे एक्यूट अटैक में कराते हैं तो कई बार ये नॉर्मल आ जाता है। तो एक उसके अंदर वो हो जाता है कि हमको लगता है कि उसकी वजह से नहीं है, लेकिन वो उसकी वजह से ही होता है। ओके। कुछ घरेलू नुस्खे लोग अपनाते हैं गाउट के अटैक को थोड़ा-सा कम करने के लिए या अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो दर्द से राहत पाने के लिए। जैसे कई लोग अजवाइन का पानी, नींबू पानी या चेरी जूस पीने लगते हैं। ये सब इफेक्टिव होते हैं? मैम, थोड़ी बहुत स्टडीज़ हैं इसके ऊपर, ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है, क्योंकि जब अटैक होता है तो दवाई तो लेनी पड़ती है। लेकिन इनके अटैक्स को कम करने के लेमन लेमन वाटर पे थोड़ा बहुत स्टडी हुआ है। उन्होंने देखा है कि जितना पेशेंट लेमन वाटर पीता है, नमक के बिना, चीनी के बिना, इन चीज़ों के बिना, अगर हाँ, इफ दे आर ड्रिंकिंग लेमन वाटर तो हाँ, यूरिक एसिड कम हो सकता है, चेरी से हो सकता है, क्योंकि चेरी के अंदर फाइबर बहुत होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत होते हैं, तो उससे कम हो सकता है, ठीक है। अजवाइन वाटर से भी ये चीज़ें होती हैं, बट स्टडीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसको हम बोल पाएँ कि हाँ, ये कि आप मदद ये लो तो करेगी। आपका जो अटैक्स हैं, फर्दर अटैक्स हैं, वो कम रहे। ट्रीटमेंट में सिर्फ दवाइयों का ही रोल है या दवाइयों से ऊपर भी कोई इलाज होता है गाउट का? मैम, ट्रीटमेंट हम तब शुरू करते हैं जब हमें पता है कि पेशेंट का जो अटैक है साल में 2 से ज़्यादा हो गए हैं, तभी हम यूरिक एसिड की दवाइयाँ देते हैं। नहीं तो उसको एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस जैसे ट्रीट करते हैं। अगर एक ही अटैक हुआ है तो पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए कहते हैं, डाइट और एक्सरसाइजेस के लिए कहते हैं, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों के लिए कहते हैं। अगर वो अटैक्स बार बार हो रहे हैं, टोफाई बनने लग गए हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स बनने लग गए हैं, देन लंबा ट्रीटमेंट चलने लग जाता है। तो लाइफस्टाइल के साथ साथ हमको पेशेंट को दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे यूरिक एसिड का लेवल 6 से कम आ जाए, और जितने भी डोज पे आए, ठीक है, तो वो कम रहना चाहिए। उसके पेशेंट्स के टोफाई जो स्किन में बन रहे हैं वो गायब हो जाने चाहिए, जॉइंट पेन्स नहीं होने चाहिए, कोई एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस का अटैक नहीं होना चाहिए फर्दर, और बाकी जो यूरिक एसिड स्टोन्स हैं वो भी थोड़े बहुत डिसॉल्व हो जाने चाहिए। तो दवाइयाँ एक बार शुरू हो गई गाउट के ट्रीटमेंट के लिए तो खत्म होती हैं समय के साथ या फिर चलती ही रहती मैम, हैं? इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं। अगर हमें पता है कि ये रिवर्सिबल कॉज़ है, जैसे किडनी डिसफंक्शन एकदम से हुआ, उससे यूरिक एसिड बढ़ा, उससे गाउट हुआ। अब किडनी फंक्शन एकदम से नॉर्मलाइज़ हो गया, यूरिक एसिड चला जाएगा। तो उस टाइम अटैक का ट्रीटमेंट करके वो ठीक हो जाता है। कई बारी इरिवर्सिबल चीज़ों की तरफ जाना पड़ता है। जैसे अगर पेशेंट को किडनी डिसीज़ है, ठीक है, CKD हो गया है, उसका यूरिक एसिड बढ़ा ही रहेगा क्योंकि वो यूरिन में नहीं निकलेगा। वो यूरिन में नहीं निकलेगा तो गाउटी अटैक्स कराता रहता है। तो ऐसे पेशेंट में हमको ज़िंदगी भर भी देना पड़ सकता है। लेकिन कई पेशेंट का सब कुछ नॉर्मल होता है, ना उनको किडनी डिसफंक्शन है, ना कुछ है। तो उसके अंदर हम देखते हैं अगर उनका मोर देन 2 अटैक्स हुए हैं, साथ में जो है टोफाई है या यूरिक एसिड स्टोन्स हो रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं आप 1 साल तक दवा लो। अगर ये सब ठीक होने लग जाता है, आपका यूरिक एसिड नीचे आने लग जाता है, टोफाई सारे गायब हो जाते हैं, किडनी स्टोन्स गायब हो जाते हैं, देन वी कैन स्टॉप द ट्रीटमेंट एंड यू कंटिन्यू डूइंग योर लाइफस्टाइल। जो मेजर्स हैं वो आपको लेने हैं उसके बाद। ओके। ये नहीं कि आप ढीले पड़ जाओ और वो चीज़ें छोड़ दो और फिर उसी नहीं, चीज़ों पे आ जाओ। डिसिप्लिन मेंटेन करना हाँ, ज़रूरी डिसिप्लिन है। मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की आजकल काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है कि इसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। तो इनका जॉइंट्स, जोड़ों पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर कैल्शियम, विटामिन डी की कमी है तो इसकी वजह से
जोड़ खराब होंगे और वो गाउट के चीजों को मैम बढ़ाएगा? जोड़ और बोन्स बहुत अलग अलग चीज़ें हम्म, हैं, ठीक है। तो कैल्शियम विटामिन डी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, हम्म, जोड़ों के लिए ज़रूरी है क्योंकि वो ऑटोइम्यून डिजीजेस करा सकता है, लेकिन बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका कैल्शियम कम है, आपका विटामिन डी कम हो रहा है, हम्म, तो आप रिस्क पे हो बोन फ्रैक्चर के। हाँ, ठीक है, तो उसकी जो कंप्लीट होना चाहिए, कैल्शियम जो है आपको ठीक रखना है मात्रा में, डाइट में भी ठीक होना चाहिए। अगर आप नहीं खा पा रहे हो, आप टैबलेट का यूज़ कर सकते हो। आपका विटामिन डी ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन डी कमी होती है तो बच्चों के अंदर रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, तो उनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक हम्म, है, बाकी बड़ों के अंदर भी अगर विटामिन डी डी की डेफिशिएंसी है तो बोनी पेन्स हो सकते हैं, तो हम्म, उसकी डेफिशिएंसी करेक्शन से वो ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाता है। ओके, जो दवाइयों का ट्रीटमेंट चलता है गाउट के लिए, इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? हाँ, ज़रूर होते हैं। अगर मैं क्योंकि दवाइयाँ जो हैं जैसे कि हम देते हैं, तो जैसे पेन किलर्स हैं। अब हम्म, पेन किलर्स हम किडनी डिसफंक्शन वाले पेशेंट्स को नहीं दे पाते। जिनका हाँ, किडनी फंक्शन नॉर्मल है, यंग पेशेंट है, उनको हम दे पाते हैं, हम्म, क्योंकि वो सह लेते हैं। 3-4 दिन का ट्रीटमेंट लेके वो उनका ठीक हो जाता है। हम्म, कई बार ये हमको स्टेरॉइड्स भी देने पड़ते हैं। तो जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनमें और देखना पड़ता है कि इनका शुगर ही ना बढ़ जाए बढ़ स्टेरॉइड जाए, देने से, बीपी ना बढ़ जाए। तो ये सब हमको देखना पड़ता है। ठीक है? फिर बाकी जो हम दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि एलोपिरिनॉल हो गया, फिर बुक्सोस्टैट हो गया। कई पेशेंट के अंदर ऐसे जीन्स होते हैं जो एलोपिरिनॉल नहीं झेल सकते हैं, जैसे कि HLA-B5801 करके जीन्स होते हैं। अगर उनके अंदर ये जीन प्रेजेंट है तो स्किन में एलर्जीज हो जाती हैं, स्किन खराब हो जाती है, तो ये अच्छा, सारा चीज़ें देखना पड़ता है हमें, ओके, इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो पेशेंट को छोटे छोटे डोज से हम इंक्रीज करते हैं। हम्म, वैसे ही बाकी दवाइयाँ होती हैं, फेबुक्सोस्टैट है, ये सारी चीज़ें होती हैं, जायकॉल्सिसिन है। तो इन सब के बेनिफिट और रिस्क देख के हम पेशेंट में दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट को पहले इवैल्यूएट किया जाता करना है पड़ता है उसके कि बाद। उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके हिसाब से हम दवाइयाँ देते हैं। हम्म, तो आई थिंक इस सेशन में हमने अभी तक जो बातचीत की है गाउट पर, आई एम श्योर वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत मददगार साबित होगी। हम चाहते हैं डॉक्टर कि एक बार आप समराइज करके ज़रूर बताएं कि कौन से लोग हैं जो रिस्क पर हैं गाउट होने की वजह से, क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको गाउट होने का जो खतरा है वो फ्यूचर में बढ़ सकता है, और उसको वो कैसे करेक्ट कर सकते हैं खुद को गाउट के खतरे से बचाने के लिए। हाँ, तो जैसे मैंने बताया ना, गाउट एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, तो पेशेंट को अपने जो है लाइफ़स्टाइल पे ज़रूर वर्क करना चाहिए। लाइफ़स्टाइल के अंदर आपको एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, पानी का इंटेक अच्छा रखना है, अच्छा डाइट लेना है। अगर आप इन चीज़ों से दूर जा रहे हैं तो गाउट का इंक्रीज़ रिस्क, आप उस इंक्रीज़ रिस्क पे हमेशा रहेंगे। हम्म, बाकी कॉज़ेज़ अलग बात है, किडनी डिसफंक्शन अलग बात है, आपका कोई कैंसर कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी वजह से गाउट हो रहा है, वो अलग बात है, वो ट्रीट हो जाएगा। हम्म, लेकिन अगर आपका लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं है, क्योंकि ये दिस इज़ अ लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर, हम्म, ये रिवर्सिबल थिंग है। अगर आप वेट कम कर पा रहे हैं, आप एक्सरसाइज ला पा रहे हैं, तो गाउट नहीं होगा आपको। लेकिन जैसी-जैसी आपका लाइफ़स्टाइल खराब होता रहेगा, स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, आपका ओबेसिटी होता रहेगा, ठीक है? आप जो भी खा रहे हैं, सोच समझ के नहीं खा रहे हैं, ज़्यादा चीनी की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा जंक की तरफ जा रहे हैं, आप ज़्यादा चिप्स खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, फिर कई लोग मट्ठी खा लेते हैं, इतनी सारी खा लेते हैं, ऑयली हम्म, चीज़ों पे जा रहे हैं, फ्राइड चीज़ों पे जा रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें होती रहेंगी, दिन बर दिन आपका वेट बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा और ये दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो गाउट इज़ वन ऑफ द डिसऑर्डर इन रूमेटोलॉजी जो रिवर्सिबल हो सकता है। अगर हम्म, आपका लाइफ़स्टाइल ठीक है, आपका जो ट्रीटमेंट है वो अगर आपको ट्रीटमेंट की नीड भी नहीं होगी, अगर आप बिल्कुल अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, अपने लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो बीपी, शुगर, यूरिक एसिड ये सब ठीक होने लग जाता है हाँ, एंड यू विल लीड अ बेटर लाइफ विदाउट मेडिसिन्स। क्योंकि हेल्थ ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमेशा वर्क करना चाहिए। अगर आप हेल्थ पे वर्क कर पा रहे हैं, तभी आप बाकियों का, फैमिलीज़ का, ऑफ़िस का, सबका सबका ध्यान रख ख़्याल रहे रख हैं। पाओगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि लाइफ़स्टाइल पे हमेशा आप वर्क करो और अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दो। एक और चीज़ डॉक्टर, कि अगर गाउट को लंबे समय तक किसी ने इग्नोर किया, तो क्या उनमें जो जॉइंट डिफ़ॉर्मिटीज़ है वो परमानेंट हो जाती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर गाउट ट्रीट नहीं हुआ तो इसमें क्या होता है कि आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल वहाँ पड़े रहते हैं और वो डैमेज करते रहते हैं, डैमेज हुँ, करते रहते हैं। हड्डियों की स्पेस कम होने लग जाती है, जॉइंट का जो स्पेस होता है वो कम होने लग जाता है, तो डिफ़ॉर्मिटी आ जाती है व्हिच बिकम्स परमानेंट। और वो डिफ़ॉर्मिटी कैसे रिप्रेज़ेंट करती है? जैसे कि आपका अंगूठा है वो अलग शेप ले लेगा, वो अलग डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, हुँ, टेढ़ा-मेढ़ा जाने लग जाएगा। उँगलियाँ जो हैं वो सीधी नहीं होंगी, ऐसे होने लग जाएँगी, रिस्ट की मूवमेंट कम हो सकती है, एल्बो सीधी नहीं होगी, कइयों का कंधा नहीं उठता है। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव गाउट है, उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है, हुँ, हुँ। बहुत सारे गाउटी आर्थराइटिस के बाद अब पूरे जॉइंटों में फैल गया है, तो वो डिफ़ॉर्मिटी ज़रूर करा सकता है अगर ट्रीटमेंट ना शुरू हो। ना शुरू हो, बिल्कुल। तो इसीलिए समय रहते इसके लक्षणों पर और ध्यान देना भी ज़रूरी है, और अपनी लाइफ़स्टाइल में बदलाव लाना भी ज़रूरी है, सो दैट हमारी ओवरऑल हेल्थ भी ठीक रहे और गाउट के रिस्क से हम खुद को कम से कम दूर करके रख सकें या बचा सकते हैं। परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने बहुत अच्छी खासी बातचीत की है। आपने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट्स को बताया है, समझाया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप यू एन्जॉयड द सेशन। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू सो अच्छा मच। लगा।
एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। गाउट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज के समय में खराब लाइफस्टाइल की वजह से काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या आसपास के लोग इस बीमारी से बचे रहें, तो इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें हमारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने गाउट जैसे टॉपिक पर बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीजों को बताया है, डिटेल में समझाया है, जो आई एम श्योर आपके लिए मददगार साबित होगा। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई और सवाल रह गए हैं गाउट से रिलेटेड ही, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे एक्सपर्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनवीटी लाइव। थैंक यू।